कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। अन्नदाता, 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 मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों में समसामयिक प्रबंधन। गेहूं की फसल में रोगिंग पर एक जानकारी। लहसुन की खुदाई और पश्चात के प्रबंधन। जायद मौसम में किसान भाइयों कद्दू वर्गीय फसल की खेती से अधिक लाभ लेने के लिए फसल को शीघ्र तैयार कर सब्जियों को बाजार में लाना पड़ेगा, जिससे कि आपको बाजार से अधिक भाव मिल सके। अतः कद्दू वर्गीय फसलों को समय से पूर्व तैयार करने की उत्पादन तकनीक क्या है और कैसे तैयार करें जिससे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। विषय पर समस्त जानकारी देने के लिए आपको मिलवा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK वर्मा से। देखिए, आजकल के समय में बेमौसमी सब्जियां, खास करके जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, ये बहुत अच्छा लाभ दे रही हैं। हमारे जो कुछ गांव जो नदी के किनारे हैं, वहाँ पे किसान पालेज विधि से कद्दू वर्गीय सब्जियां करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि हमारा नदी के किनारे नदी के पानी की वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है किनारे किनारे, और उसमें हमें नमी भी रहती है। तो किसान जनवरी के 15 जनवरी या 5 दिन बाद उसकी बुआई कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो सब्जियां हैं, खास करके हमारी है लौकी है, कद्दू है, तुरई है, खीरा है, ककड़ी है, ये होली के आसपास या उसके 5-10 दिन बाद बाज़ार में आ जाती हैं, जिससे उनको रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। इसी विधि या इसी तरीके से यदि किसान भाई ऊपर एरिया में या मैदानी भाग में करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नई विधि है लो टनल। इस विधि में क्या करते हैं कि हमने नाली बना ली, लंबी लंबी नाली बना ली, और उसके बाद में 1.5 से 2 मीटर जगह छोड़ करके फिर नाली बना दी। तो उन नालियों के किनारे हमने एक से 1.5 मीटर दूरी पर थाले बना करके, और पहले हम बीज को भिगो करके जब वो जमने लगे तो उसमें लगा देते हैं। उस नाली में हम पानी छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय तापमान बहुत कम होता है जनवरी महीने में, तो उसके लिए हम लो टनल विधि को अपनाते हैं। उस विधि में क्या है, हम पन्नी से उनको ढक देते हैं, जिससे कि ज़मीन नीचे जो पानी लगा होता है उससे मॉइस्चर मिल जाता है, और पन्नी ढकने से हमें तापमान मिल जाता है। इससे है हमारी लगभग 15-20 दिन अर्ली फसल तैयार हो जाती है, जिससे हमें मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि खेत में डायरेक्ट लगा करके उनको बीजों को सूती कपड़े में भिगो लिया,
और उसको भूसे में दबा दिया, जिससे कि नमी भी रहती है बीज में और भूसे से गर्मी मिल जाती है, तो बीज 2 दिन के अंदर जम जाता है। फिर उसके बाद में छोटी छोटी गिलासें हैं जो ख़राब पड़ी हैं या चाय वाली गिलासें आती हैं, इसमें उन्होंने वर्मी कंपोस्ट और कार्बनडाजिम या फिर ट्राइकोडर्मा मिला करके और भर दिया। फिर उसमें जो अंकुरित बीज हैं, चाहे लौकी का हो, चाहे कद्दू या तोरई, खीरा, ककड़ी का, वो उसमें बो दिया। और बो के जैसे 2 पत्ती का पौधा तैयार हुआ, उसको डायरेक्ट आपने खेत में लगा दिया। इससे क्या है कि आपका 15 से 20 दिन ये प्रोसेस में पूरा लगता है। तब तक हमारे वातावरण का तापमान भी बढ़ जाता है और पौधे को सर्दी सहन, जो भी थोड़ी बहुत सर्दी होती है उसको सहन करने की क्षमता आ जाती है और हमारा 20 दिन पहले हमारी फसल बाज़ार में आ जाती है। किसान भाइयों, यदि आपने भी कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल लेने के लिए जनवरी माह में संरक्षित दशा में पौध तैयार किए थे और उसका रोपण फरवरी के प्रथम पखवाड़े में कर लिया है, तो इस समय इस फसल की उचित बढ़वार हेतु तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फसल की देखरेख पर अवश्य ध्यान दें। देखिए, इस समय तो खास करके हमारी सिंचाई है, चूँकि तापमान बढ़ रहा है, तो उनकी हल्की ये नहीं है कि ज़्यादा पानी ना लगाएं, नहीं तो पौधे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हल्का पानी उनकी देते रहें टाइम पे देख करके, और उनकी निराई गुड़ाई करते रहें। यदि कहीं हल्की, वैसे तो अब चूँकि तापमान बढ़ रहा है तो बीमारी लगभग ना के बराबर लगती है, फिर भी यदि कहीं भी हल्का फफूंद दिख रही है या फंगस दिख रहा है, कोई बीमारी दिख रही है, तो कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इस समय खास करके 2 कीड़े बहुतायत कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगते हैं। पहला है कि ये जो अंग्रेजी में इसको रेड पंपकिन बीटल कहते हैं, लाल कद्दू हम कीट भी कह सकते हैं। इसको किसान आसानी से पहचान कर लेता है, थोड़ा सा रेड कलर की होती हैं। इसके लिए हमारा क्विनाल फास है, इसको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि स्प्रे करेंगे तो ये इसकी गैस से ही कीड़े भग जाएंगे और जो रहेंगे वो मर जाएंगे। या फिर हम इमिडाक्लोरपिड को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके हम इससे निदान पा सकते हैं। दूसरा, एक सूंडी भी कभी कभी देखने को मिलती है, या फिर फल मक्खी। तो इसके लिए फल मक्खी और सूंडी के लिए सबसे पहले तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उसको अच्छे से जुताई कर दें, और उसमें थोड़े दिन जो क्रॉप रोटेशन जो होता है, फसल चक्र, उसको यदि अपनाते हैं तो ठीक है। और यदि लग गया है तो उसके लिए जो अभी हमने दवाएं बताई हैं उनको स्प्रे करके उसका निदान पा सकते हैं। किसानों को गेहूं के बाजार से अच्छी गुणवत्ता का बीज न मिल पाने के कारण उनको भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसलिए आवश्यक है कि अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने खेत पर ही बीज बनाना होगा। अतः जो किसान बीज उत्पादन हेतु गेहूं की फसल लगाते हैं, उन फसल में इस समय कौन कौन सी सस्य क्रियाएं करनी चाहिए, इसकी तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह। किसान भाइयों को इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर देखा जाता है किसान भाई जब प्राइवेट दुकानों से या कहीं से बीज लाते हैं तो बाद में किसान भाइयों को बाद में पता चलता है कि इसमें काफ़ी बीज की मिश्रित थे, कई प्रजातियों के बीज मिक्स थे, और जिस कारण से उत्पादन में कमी आती है और कीड़े और बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि अपना स्वयं का बीज उत्पादन करने के लिए किस तरीके से बीज उत्पादन के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी, क्या क्या कार्य किया जाने चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखना ये कि जो भी प्रमाणीकृत बीज लाएं उस प्रमाणीकृत बीज को बीज उपचार करके बुआई करना सुनिश्चित करें। और बीज उपचार करने के लिए बहुत फफूंदीनाशक दवाइयाँ आ रही हैं, जिसमें कि थीरम है, बाविस्टीन है, कार्बनडाजिम है, या आप जो जैविक जो दवा है ट्राइकोडर्मा है, उससे बीज उपचार करके खेत में बुआई करें सबसे पहले। और इसके बाद किसान भाइयों को करना ये है
कि जब फसल जो गेहूं की फसल है लगभग 60 या 65 दिन के आसपास हो जाए तो किसान भाइयों को खेत में जा कर के समय समय पर वैसे जाना चाहिए और देखें जाके खेत में कोई खरपतवार उस खेत में तो नहीं है या कुछ मिक्स प्रजाति का बीज है जो कि पौधे ऊपर दिख रहे हैं, उन प्रजातियों को घास को सफाई खेत में कर दें और जो समय समय पर ध्यान रखें कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। अगर बीमारी ग्रस्त कोई पौधा दिखाई देता है उसको उखाड़ दें। इसके बाद किसान भाइयों को जो ये तो पहली रोगिंग हो जाएगी जो कि फर्स्ट टाइम पे आपको रोगिंग करनी है। इसके बाद जो दूसरी रोगिंग है किसान भाइयों को चाहिए कि जब बाली निकल आती है तो उस समय खेत में जाकर के किसान भाइयों को ये चाहिए खेत में जाकर के देखें कि जो भी बाली जो मुख्य फसल से ऊपर निकल रही है या कुछ ऐसे पौधे हैं अवांछित पौधे हैं अगर निकल रहे हैं तो उनको जड़ सहित निकाल करके खेत से अलग कर दें और घास वाले जो भी पौधे हैं उनको भी बाहर कर दें और साथ साथ कोई बीमारी का पौधा है जैसे कि काली बाल निकल रही है या कुछ पीला पत्ता निकले बीमारी है, येलो रस्ट आ रहा है, तो उन पौधों को भी निकाल दें। इसके बाद जो संस्तुति दवाओं की जाती है उसका स्प्रे करें। तो इस तरीके से कुछ जो चीज़ें हैं जो रोगिंग में ध्यान रखें। इसके बाद एक रोगिंग और किसान भाई चाहें तो और अच्छा करने के लिए किसान भाइयों को जब दूधिया अवस्था हो जाती है पर लगभग पकने की अवस्था में आ जाता है तो उस समय भी थोड़ा सा जाकर के एक दो जगह किसान भाइयों खेत में देखना चाहिए कि उस समय भी अगर कुछ पौधे ऐसे आ रहे हैं जो कि बीमारी ग्रस्त हैं दवा डालने के बाद भी तो उनको जड़ सहित उखाड़ दें और फिर उसमें भी खरपतवार कहीं दिखते हैं तो उसकी भी खेत से सफाई कर दें। तो इस तरह से 3 बार कम से कम खेत में जाएं और जो अवांछित पौधे हैं या दूसरे प्रजाति के पौधे जो उगे हुए हैं उनको खेत से उखाड़ करके अलग कर दें। तो इस तरीके से अगर किसान भाई थोड़ी सी सावधानी रखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो एक अच्छा बीज तैयार कर सकते हैं जो कि किसान भाई अगले साल बोएंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा मिलेगा और रोगग्रस्त होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और इस कार्यक्रम में आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अदामा का कस्टोडिया फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। कस्टोडिया अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। उपयोग की मात्रा 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 150 से 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में लहसुन की फसल जिन किसानों ने लगाई हुई है अब उनके कंद परिपक्व होकर खुदाई हेतु तैयार हैं, लेकिन इसके कंदों से अच्छा बाजार भाव मिले उसके लिए आवश्यक है कि खुदाई करते समय कंद क्षतिग्रस्त ना हो तथा खुदाई के बाद कंदों की सफाई, श्रेणीकरण एवं भंडारण करते समय वैज्ञानिक संस्तुतियों को अमल में लाना होगा। अतः लहसुन की खुदाई उपरांत कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, देखते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, लहसुन के जब पत्ते लगभग पीले पड़ जाएं और परिपक्वता आ जाए उस समय जब सामान्य तौर पर पत्ते कभी कभी लटकने लगते हैं और इसमें लगभग 50% तक पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उस समय हमको इसकी खुदाई के बारे में सोचना लगना चाहिए। हम देख लें कि कंद पूर्ण विकसित हो चुके हैं, कलिकाएं पूरी तरह से बन चुकी हैं और साथ ही इनका रंग जो है अच्छा हो गया है। ऐसे समय पर हमें इसकी खुदाई करनी चाहिए। खुदाई के समय हम देशी हल का प्रयोग कर सकते हैं या अन्य किसी यंत्र द्वारा मिट्टी को खोद लेते हैं और इन पौधों को इकट्ठा करके गुच्छों में कुछ समय के लिए खेत में छोड़ देते हैं। इसके बाद इन कंदों को एक जगह इकट्ठा करके, पौधों को एक जगह इकट्ठा करके हल्का सा सुखाने के बाद में इनके जो पत्ते हैं उनको काट कर लहसुन को अलग किया जाता है। अलग करने के बाद
अलग करते समय ही बल्कि आप इन बड़े बड़े कंद अलग करते जाएं और जो कम विकसित या छोटे कंद हैं, जो छोटी लहसुन है, गठाने हैं, उनको अलग करते जाएं। लहसुन की ग्रेडिंग के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पत्ते काटते हैं और जो हमारे पास जो कली बचती है उसको देख लें कि जो खिली हुई कली है उनको अलग कर दें और जो गठे हुए या मजबूत बड़े कंद हैं उनको अलग कर दें। खिली हुई कलियों को अलग करने से और इनको अलग करने से हमें दोनों को अलग अलग विक्रय करने में सुविधा होगी। ग्रेडिंग करने के पश्चात आवश्यकता अनुसार इनका भंडारण या विक्रय करें। विक्रय यदि हमें करना है तो ग्रेडिंग करना काफी उपयुक्त है। बिना ग्रेडिंग के यदि हम विक्रय करते हैं तो उचित भाव न मिलने के कारण हमें नुकसान होता है। और लहसुन को हम जानते ही हैं कि जब लहसुन निकलने का समय होता है तो भाव कभी अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए भंडारण करना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। भंडारण के लिए कुछ अनेक संरचनाएं किसान भाइयों ने बनाई हैं। कुछ किसान भाई पत्तों के साथ लहसुन को लटकाकर हवा या सूखी जगह में भंडारित करते हैं, वो भी काफी उपयुक्त है। परंतु ये विधि बीज के लिए जो फसल हम रखना चाहते हैं, बीज के लिए जो लहसुन रखना चाहते हैं, उसके लिए उपयुक्त है। कभी कभी भंडारण में देखा गया है कि यदि नमी या ठंडी हवा या कि कहीं से पानी की बौछार या इस तरह का कुछ नमी आ जाती है, हवा आ जाती है, तो लहसुन जो है भंडारण में उगने लगती है। ऐसी दशा में यदि आपने खुदाई के पहले मेलिक हाइड्रोजाइड का स्प्रे किया है तो लहसुन को उगने से रोकने में सहायता मिलती है। मेलिक हाइड्रोजाइड का स्प्रे लहसुन की खुदाई के पूर्व किया जाता है। इसके लिए हमें इसका मेलिक हाइड्रोजाइड 1 लीटर पानी में 1.5 से 2.5 ग्राम तक घोल बनाकर इसका स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, जो लहसुन हम बीज के लिए रखना चाहते हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि यदि हम पत्तों की कटाई ना करें और पत्तों को जब हमें बोना हो तब तक सुरक्षित रखें तो उसका जो अंकुरण है वो अच्छा देखने को मिलता है और इसमें जो कीड़े बीमारी लगते हैं उनको भी हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। भंडारण के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उचित तापमान और नमी पर इसका भंडारण करें, साथ ही हवादार स्थान पर इसका भंडारण करना उपयुक्त है। अन्यथा लहसुन में फंगस आदि लगने के कारण भंडारण के समय काफी नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, लहसुन से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और उसका अच्छा भंडारण करके विक्रय करने के लिए, अच्छे दर पे विक्रय करने के लिए आवश्यक है कि उसकी ग्रेडिंग करें, उसका उचित भंडारण करें तथा यदि हमें बीज के लिए रखना है तो भी उसका अच्छे से पत्तों सहित भंडारण करें तो आपको अच्छा उत्पादन और अच्छी आय प्राप्त हो सकेगी। कृषि सह व्यवसायों में मत्स्य पालन की बात करें तो मत्स्य पालक अपने इस व्यवसाय में तभी सफल हो सकते हैं जब मछलियों के विकास हेतु समय समय पर तालाब की देखरेख एवं प्रबंधन सही तरीके से एवं सही समय पर संपादित किया जाए। अन्यथा मछली तालाब प्रबंधन किसी प्रकार की कमी या लापरवाही आपके मछली पालन व्यवसाय को घाटे में ले जा सकती है। इसलिए मत्स्य तालाब प्रबंधन कैसे करें जिसमें मछलियों के विकास सही प्रकार से हो, इससे इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ। सबसे पहली बात आती है प्रजाति की कि कौन सी प्रजातियां आपने पाली हैं। कि अपने उत्तर प्रदेश में जो जिनकी बढ़वार अच्छी होती है उनमें से रोहू है, कतला है और नैन, ये हमारी देशी प्रजाति की मछलियां हैं। इनके साथ में हम सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और मिरर कार्प, ये मछलियां हम साथ में पाल सकते हैं। प्रबंधन में जो मुख्य रूप से आपको यहाँ बताया ये है कि एक तो आपके तालाब में खरपतवार नहीं होना चाहिए। जो तमाम सारे आप देखते होंगे जलीय खरपतवार जो होते हैं जो पानी में डूबे हुए होते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि अपने तालाब में अन्य प्रजाति की मछलियों के साथ में आप ग्रास कार्प मछली का पालन करें। ग्रास कार्प मछली जो है अपने शरीर से 10 गुना ज्यादा, 1 किलो की मछली जो है लगभग 10 किलो के आसपास आपका वो भोजन ग्रहण कर लेती है। इस तरह से जलीय खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। और जो जलकुंभी वगैरह होती है उसको आप मानव श्रम द्वारा निकलवा दें। इस तरह से आप उसका एक तो खरपतवार का नियंत्रण कर लें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो यह होता है कि आपके तालाब में जो पानी भरा हुआ है उसका पीएच मान, उसकी क्षारीयता, तालाब के पानी की क्षारीयता जो है वो 7.5 के आसपास होना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो होता है कि उनका भोजन प्रबंधन, क्योंकि जब तालाब में आप वो वैज्ञानिक विधि से मछली पालन करते हैं और साथ में अधिक संख्या में मछली के बच्चों का संचय करते हैं तो उनको हमको बाहर से भी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि जो पानी में जो प्राकृतिक भोजन है वो एक सीमित मात्रा में होता है।
सीमित मात्रा में होने के कारण वो अधिक मछलियाँ बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती हैं और भोजन की कमी हो जाती है। इसके लिए सरसों की खली और चावल का कना, इनको बराबर मात्रा में वजन के हिसाब से आप ले लें और पहले पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद उनको लड्डू बना करके किसी तसले में जो पानी में डुबो करके अंदर चला जाए उसमें रख देना चाहिए। इससे होता क्या है कि एक तो आपका भोजन बर्बाद नहीं जाता है, तसले के ऊपर आकर के मछलियाँ अपना भोजन ग्रहण कर लेती हैं और ग्रहण करने के बाद जितना उनको आवश्यक होता है उतना ले लेती हैं। ये ध्यान देना चाहिए कि मछलियों के वजन के बराबर जो जितना आपके तालाब में मछलियाँ हैं उनमें से उनके वजन से 1 से 2% तक का भोजन दिया जाना चाहिए। साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि गांव के जो तालाब होते हैं उनमें पानी की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो रोहू, कतला, नैन, सिल्वर कार्प, कामन कार्प और ग्रास कार्प आदि मछलियाँ की जो हम संस्तुति करते हैं पालने के लिए, इनमें बहुत ज़्यादा गहरे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपके तालाब में 1.5 मीटर से कम पानी नहीं होना चाहिए और अधिकतम 3 मीटर की गहराई होनी चाहिए। 3 मीटर से गहरा ज़्यादा तालाब जो है वो मछलियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि फिर ज़्यादा गहरे तालाब में पानी की जो तलहटी होती है उसमें डिकम्पोजिशन, सड़न, दलदल पैदा होने लग जाता है। वो हमारी मछलियों के लिए बड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि जब दलदल होता है तो उसमें तमाम हानिकारक गैसें पैदा होने लगती हैं जो हमारी मछलियों की बढ़वार को तो रोकती हैं और उनकी मृत्यु का कारण भी बनती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको मछली उत्पादन निश्चित रूप से आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो अन्नदाता निशुल्क संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी तरह आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सितारगंज रुद्रपुर के दिनेश सिंह ने। आपने बसंतकालीन गन्ने की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि उत्तराखंड में सारे क्षेत्रफल में गन्ने की सामान्यतः बुआई के लिए जो है प्रचलित जो प्रजातियां हैं उससे जो होनहार और बहुत ही प्रगतिशील प्रजातियां हैं उनके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम मैं आपको एक सामान्य की पकने वाली प्रजाति 97264 कोसा 97264 के विषय में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रजाति एक होनहार प्रजाति है जिसका कि गन्ना सीधा, मध्यम मोटा और बहुत ही अगोला भी इसका हरा रहता है। जमाव, ब्यात, मिलियो गन्ने में अति उत्तम पाई जाने वाली प्रजाति बसंत काल के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त है। हमारे किसान भाई अगर इसकी पर्याप्त दूरी पे इसको बोएं, समय से बुआई करें, तो मैं इसको पूर्णतः कह सकता हूं कि ये 100 मीट्रिक टन 1000 कुंटल तक उपज देने वाला ये गन्ना है, जो कि बहुत ही होनहार प्रजातियों में गिना जाता है। अभी इसके बारे में अगर हम इसकी पेड़ी के बारे में चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि इसकी पेड़ी भी बहुत ही उत्तम प्रजाति की पेड़ी मिलती है हमें, और इसमें हमें सबसे अच्छी जो बात है वो काना, कंडुआ, उगटा, विवर्ण रोगों के प्रति मध्यम रोगरोधी है। जहाँ तक इसकी में रोगों के प्रति तथा कीटों के आपतन के प्रति चर्चा की जाए, इसमें बहुत ही निम्न स्तर का जो है कीटों का आपतन लगता है। इसके साथ साथ हमारे पास अन्य प्रजातियों में पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित हाल में सामान्य बुआई के लिए मध्य देर की बोई जाने वाली प्रजाति कोपंत 5224 बहुत ही होनहार प्रजाति है। कोएच 76 GC का संगुणित ये प्रजाति बहुत ही उत्तम प्रजाति है, जिसके अंदर उपज जो है वो 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। जहाँ तक इसकी उपज की बात है, इसमें काना, उगटा, विवर्ण किसी भी तरीके की रोगों और कीटों से जो है मध्यम रोगरोधी है। ये प्रजाति बसंत काल में बुआई के लिए सर्वथा उपयुक्त है। जहाँ तक इसकी पेड़ी के विषय में है, इसकी पेड़ी भी बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है। बसंत काल में बुआई हेतु उपयुक्त ये प्रजाति सामान्य की एक प्रजाति है, जो कि बहुत अच्छा उपज देने वाली प्रजाति। इसका गन्ना सीधा, लंबा एवं ठोस है। जहाँ तक इसकी पेड़ी के संबंध में चर्चा की जाए, पेड़ी भी इसकी बहुत ही उत्तम पाई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें काना, कंडुआ एवं विवर्ण रोगों से
भी ये मध्यम रोगरोधी है। जहाँ तक इसकी अन्य रस गुणों के बारे में बात करें तो मध्य देर की पाई जाने वाली ये प्रजाति में रस गुण भी बहुत ही उपयुक्त प्राप्त होता है। पन्नगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित शीघ्र प्रजाति का ये गन्ना बहुत ही मोटा, मध्यम और अगोला हरा रहता है। इस गन्ने में, इस गन्ने की जो सबसे अहम बात है वो इसका जमाव, मिलयोग गन्ने तथा पेड़ी है। बसंत काल हेतु उपयुक्त ये प्रजाति पूरे उत्तराखंड में सामान्य खेती के लिए अनुमोदित है। इस जहाँ तक इसमें कीटों का एवं बीमारियों का संबंध है, ये मध्यम अवरोधी प्रजाति पूरे उत्तराखंड में जो है अनुमोदित है। जहाँ तक इसमें रस सकरा का प्रतिशत है, एक शीघ्र की प्रजाति होने के कारण इसमें रस का सकरा प्रतिशत भी बहुत ही उत्तम है। पन्नगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ये गन्ना कोपन 97-222 एक मध्य देर की बुआई हेतु जो गन्ना है, और ये प्रजाति जो है बहुत ही लंबी बढ़वार वाली प्रजाति है, जो कि जिसमें कि अगोला हरा रहता है, सामान्य जमाव तथा मिल योग गन्ने एवं ब्यांत भी जो है बहुत ही उत्तम पाई जाती है। जहाँ तक पेड़ी का संबंध है, इस गन्ने में पेड़ी का भी जो फुटाव है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम इनमें कीटों के आपतन के बारे में कहें तो बहुत ही न्यूनतम रूप में जो है कीटों का इसमें आपतन होता है। ये शीघ्र के पकने वाली एक प्रजाति कोसा 8436 बहुत ही उत्तम प्रजाति है। किसान भाइयों के लिए बसंत काल में बुआई के लिए ये सर्वथा उपयुक्त है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि ये गन्ना मोटा, मध्यम, लंबा और ना गिरने वाला गन्ना है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भाइयों को ये गन्ने में काना रोगों के प्रति जो है बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक इसमें काना रोगों का संबंध है, इस प्रजाति में इस बात का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी जो बीज है, बीज गन्ने को सर्वथा जो है पौधशालों से ही लें और तभी बसंत काल में बुआई संपन्न करें। जहाँ तक इसकी पेड़ी का प्रश्न है, एक उत्तम क्वालिटी की पेड़ी इसमें से इसका फुटाव होता है और इसमें गन्ना का अगोला भी बहुत जो है समानतः अधिक लंबे समय तक हरा रहता है। ये प्रजाति पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में जो है अनुमोदित है और पूरे किसान भाई हमारे इस प्रजाति को लगा रहे हैं। गन्ने की शीघ्र पकने वाली प्रजाति को 0238 बहुत ही होनहार है। जहाँ तक इसकी जमाव, ब्यांत, मिलयोग गन्ने का प्रश्न है, ये बहुत ही उत्तम गन्ना है। बसंत काल में बुआई हेतु उपयुक्त ये गन्ना उपज में भी बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता देने की काबिलियत रखता है। 1000 से 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देने वाला ये गन्ना पेड़ी में भी बहुत ही उत्तम है। जहाँ तक कीटों का आपतन का प्रश्न है, चोटी बेधक और अगेला बेधक से अगर बचाव किसान भाई करें तो इस गन्ने की जो शीघ्र में इससे उत्तम गन्ना कोई भी नहीं है। जहाँ तक इस गन्ने का लंबाई का प्रश्न है, बहुत ही लंबा गन्ना है। अतः मेरे किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि इस गन्ने की बंधाई जो है नितांत आवश्यक है। अगर किसान भाई इस गन्ने को बांधते हैं तो ये गन्ना लंबा ही नहीं होगा, अपितु इसमें अच्छी रस का प्रतिशत भी प्राप्त होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आप सभी से मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक।